गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग पीसीपी के अंदर एक पार्ट रह गया था वो कंप्लीट करेंगे और एक छोटा सा मिसलिनियस पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं इसके अंदर पीसीपी में। अभी तक इतने चेंजेस आए नहीं थे बट आज जो बताने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस है। तो मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूँ सेक्शन 44 एडी। मैं आपके लिए जो सबसे पहले सेक्शन लेने जा रहा हूँ वो 44 एडी लेने जा रहा हूँ और इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आई है। तो सेक्शन का नाम लिखेंगे सेक्शन 44 एडी। देखो जितना मैं लिख रहा हूँ उतना लिखते रहना। और 44 एडी क्या है? इसको हम प्रेजेंटिव इनकम बोलते हैं। कहानी क्या है आपको बताएंगे 44 एडी की। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर प्रेजेंटिव इनकम क्या होती है। देखो मैंने आपको पढ़ाया है तो मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया और उसके बाद आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो मुझे पहले से पता है कि पेपर कितना भी टफ आ जाए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से मतलब 60-70 नंबर तो पॉकेट में लेके जा रहे हैं, आराम से लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है उनको। क्योंकि सर्विस टैक्स आपने पढ़ा है, सर्विस टैक्स और वैट 30 मार्क्स का आएगा प्लस सीएसटी उसके अंदर इंक्लूड है। और देखा जाए तो वैट और सीएसटी कुछ नहीं है इनमें, सर्विस टैक्स में फिर भी बहुत कुछ है। बट आज क्लास खत्म होने के बाद मैं पूरा पेपर ही आपको 30 मार्क्स का बता दूंगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ही आएगा 30 नंबर का। मैं प्लस उसको रिकॉर्डेड भी डाल दूंगा, तो जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको भी एक बेनिफिट मिल जाएगा कि सर ने ये बताया था 30 मार्क्स का और ये पेपर में आएगा। और पेपर खत्म होने के बाद 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद मैं वही रिकॉर्डेड क्लास दोबारा से बताऊंगा कि देखो मैंने रिकॉर्डेड में ये डाला था और देखो सारे क्वेश्चन वहां से 30 के 30 क्वेश्चन वहीं से, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, एक भी नहीं। सोचो आप, क्योंकि आपका जो लेवल है सर्विस टैक्स का, वैट का, सीएसटी का, वो सीए फाइनल का और सीएमए फाइनल का लेवल तो है नहीं। तो हम लोग हर एक चीज वहां पे कर लेंगे कि ये चीज आ सकती है, इसके अलावा कोई चीज आ नहीं सकती। दूसरी चीज इंटरनेशनल टैक्सेशन है आपके पास। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन वो आपका 5 से 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, वो भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा क्या आना है, ठीक है जी। उसमें भी बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 30 और 10 40 नंबर ये हो गए। अब जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 20 से 25 नंबर की तो अमेंडमेंट्स आएंगी, तो आप 20 नंबर मान के चल लो, 40 और 20 60 नंबर तो ये हो गए। पांच हेड जो हमने पढ़े हैं वो 10 नंबर के तो आएंगे। और 10 में से आप मान लो कि अगर आप 5 नंबर वहां पे ले लेते हो, बाकी जो मिसलिनियस चैप्टर है, एडवांस टैक्स, सेट ऑफ डिडक्शन, एग्रीकल्चर, ये सारे जो चैप्टर है या असेसमेंट, वो 10 नंबर का आप ले लो, तो 75 से 80 नंबर तो आप लेके जा रहे हो। आपको बस मेहनत 20 मार्क्स की करनी है 100 मार्क्स लाने के लिए, तो 20 नंबर की मेहनत आपकी है, ठीक है जी। तो इतनी मेहनत हम आपके साथ करेंगे। तो ये अच्छा, अब आपको क्या समझ में आया प्रेजेंटिव इनकम का मतलब? कि सर आपने हमें 80 मार्क्स का पेपर बता दिया, तो इतने तो मिलने ही है। चलो इतने नहीं मिलेंगे तो कम से कम 60 तो आएंगे भाई। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंटिव हो गया कि इतने मार्क्स तो आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, या नया नया बिजनेस है, इतनी इनकम नहीं है, और इनकम टैक्स वाले चाहते हैं कि तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, अपना ऑडिट कराओ चार्टर्ड अकाउंटेंट से और हमें टैक्स पे करो। तो आपको क्या लग रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल है वो फ्री में करेगा ये काम, पैसे लेगा? और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से ही वहां पे काम नहीं चलेगा, उसकी एक्सपर्टीज से काम चलेगा। तो अगर हायर एक्सपर्ट हायर करोगे तो वो ज्यादा पैसे लेगा, और अगर कम करोगे तो वो कम पैसे लेगा, सीधी सी बात है। तो ब्रांड वैल्यू बनती है, ठीक है जी। और ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है वो आपको बाद में पता लग जाएगा। तो कहानी इतनी समझ में आ रही है?
कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे पहले से पता है कि मेरे टैक्स के अंदर इतने मार्क्स आएंगे, ये प्रेजेंटिव है। तो उसी तरीके से हमारे लॉ मेकर ने, लेजिस्लेचर ने प्रेजेंटिव किया है कि ये आदमी सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कर रहा है, लालाजी है, और लालाजी ने क्या है, किताबों की दुकान खोली है, स्टेशनरी बेचते हैं। तो हमारे हिसाब से 100 रुपये में से अगर 100 रुपये की इनकी रिसीप्ट है तो 8 रुपये तो ये कमा रहे होंगे। तो 8 रुपये तो बहुत कम रखा है ना। तो वही वाली बात है, बस यहाँ पे ऐसे ही किया गया। तो पहला एसएससी, तो पहला पॉइंट है कि कौन सा एसएससी आएगा। तो यहां पे एसएससी कौन आएगा, मतलब कि 44 AD कौन ले सकते हो। अच्छा, आपको पता होगा 44 AD में एडवांस टैक्स में भी चेंज आया है कि पहले 44 AD के अंदर जो लोग आते उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता था, बट इस साल से फाइनेंस एक्ट 2016 वहां पे अमेंडमेंट आ चुकी है। और हम लोगों ने क्लास में की है कि अगर 44 AD की बात करें तो उसे जो एडवांस टैक्स पे करना है वो 15 मार्च को पे करना है और 100% पे करना है। और अगर वो पे नहीं करता तो 234B और 234C का उसके ऊपर इंटरेस्ट इंपोज किया जाएगा, और वो इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है। ठीक है जी, किस तरीके से किया जाएगा। तो ये किसके रिगार्डिंग है, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग है। HUF आएगा इसमें, पार्टनरशिप फर्म आएगी इसके अंदर। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने पार्टनरशिप फर्म लिखा है तो क्या LLP आएगी, तो बेटा LLP नहीं आएगी, तो नॉट LLP नहीं आनी इसमें। ये तीनों आएंगे बस, कंपनी भी नहीं आएगी इसके अंदर। अगर मतलब सीधी बात है, मैंने जब बोल दिया ये 3 आएंगे तो इन 3 के अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल कौन होता है, HUF कौन होता है, पार्टनरशिप फर्म कौन होती है, ये आपको पता है। और ये लोग क्या होने चाहिए, ये लोग रेजिडेंट होने चाहिए। मतलब कि अगर इनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है तो ये लोग भी नहीं आएंगे, तो ये लोग रेजिडेंट होने चाहिए। तो रेजिडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखना, हु हैज नॉट क्लेम्ड deduction under section 10 capital A 80 IA to 80 RRB in the relevant assessment year. In the relevant assessment year. तो क्या बोला उसने, मैंग, हु हैज नॉट क्लेम्ड, जिसने क्या है ये डिडक्शंस क्लेम ना की हो। तो जिसने ये डिडक्शंस क्लेम नहीं की होंगी उसको सेक्शन 44 AD मिल जाएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि कौन सा एसएससी है जिसे 44 AD जो अडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है, इंडिविजुअल, HUF और फर्म। और वो लोग क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए, और उनको क्लेम नहीं करना। 10 AA 80 IA से लेके 80 RRB रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में उन्हें क्लेम नहीं करना। नंबर 2 आएगा इलिजिबल बिजनेस। कौन सा बिजनेस है जिसके लिए ये इलिजिबल है। अच्छा, बिजनेस वर्ड लिखा है, प्रोफेशन वर्ड नहीं लिखा, ये ध्यान देना। इलिजिबल बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन वर्ड नहीं लिखा। तो इसका मतलब कि अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है इंडिविजुअल तो उसे ये सेक्शन नहीं मिलेगा, उसे ये सेक्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए इस साल वाजपेयी गवर्नमेंट एक सेक्शन लेके आई है जिसका नाम है 44 ADA। ये AD है, ये क्या है, AD, ठीक है, और वो क्या है, ADA, एडा। आ गई बात समझ में। तो ये कहानी है। तो इलिजिबल बिजनेस है, बिजनेस वर्ड के ऊपर फोकस रहना चाहिए आपका। तो इलिजिबल बिजनेस मेरे अकॉर्डिंग सारे बिजनेस हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एक्सेप्ट 4 बिजनेस हैं जो नहीं आएंगे इसमें। पहला, मैंने आपको पहले ही बोला, प्रोफेशनल नहीं आएगा इसमें। नंबर 2, GTA नहीं आएगा इसमें, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी।
उनके लिए अलग से है। नंबर 3, किसी को कमीशन मिलती है वो लोग भी नहीं आएंगे इसमें। एंड नंबर 4, जो लोग एजेंसी सर्विस देते हैं, ये 4 लोग नहीं आएंगे। इन 4 के अलावा सारे लोग आएंगे, इन 4 के अलावा सारे लोग आएंगे। ठीक है यहां तक? तो कौन कौन नहीं आएगा इसमें? प्रोफेशनल्स नहीं आएंगे, जीटीए वाला नहीं आएगा, कमीशन वाला नहीं आएगा और एजेंट वाला नहीं आएगा। जिनको कमीशन मिलती है वो लोग यहां पे नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट, टर्नओवर। आपकी टर्नओवर क्या होनी चाहिए? तो यहां पे बोला गया है आपकी टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो ये अमेंडमेंट है। पहले 1 करोड़ थी और अब 1 करोड़ काट के 2 करोड़ हो गई। पहले कितनी थी? 1 करोड़, अब कितनी कर दी है? 2 करोड़। मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखें जी ध्यान से। समरी है एक अमेंडमेंट की। इसके नीचे आपने कौन सा पॉइंट लिखा? 4th, 3rd। तो 3rd पॉइंट में आपने क्या लिखा? ये देखो 3rd पॉइंट में आपने क्या लिखा? जो एलिजिबल बिजनेस होगा। तो बेटा एलिजिबल बिजनेस क्या है? सारे एलिजिबल बिजनेस हैं, 4 को छोड़ के। प्रोफेशनल्स नहीं आएंगे क्योंकि प्रोफेशनल के लिए 44 एडा बना हुआ है, 44A ठीक है जी। और जीटीए वाले नहीं आएंगे, जीटीए के लिए 44A ही बना हुआ है, तो जीटीए वाला यहाँ पे नहीं आएगा। कमीशन वाला यहाँ पे नहीं आएगा। कमीशन वाला नॉर्मल अपना देखेगा क्या कमीशन मिल रही है, टीडीएस क्या कटना है। एजेंसी सर्विस वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक, अब मैंने पॉइंट बोला कि आपकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए। तो पहले टर्नओवर कितनी थी? 1 करोड़ की। अब कितनी हो गई है? 2 करोड़। तो पता है सीएस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? 44AD है, तो बताओ जी उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो ऑप्शन लिखे होंगे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और नील। ठीक है जी, तो 2 करोड़, बस सिंपल। इसके अलावा कोई नहीं आना है। पीछे पापी बैठा होगा, वो 1 करोड़ कह देगा, ठीक है, आप 2 करोड़ टिक करना। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर क्या? 4 में क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 4 में सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर। मतलब कि जो अगला पॉइंट है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए। क्या पार्टनरशिप फर्म 44AD एडॉप्ट कर सकती है? यस। तो जो सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था 40B, जो भी पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन पेड किया जा रहा है वो सारा का सारा डिसअलाउड है, कोई खर्चा नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सेक्शन एडॉप्ट किया तो पार्टनरशिप फर्म जो भी सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन किसको पे कर रही होगी? अपने 12वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा यार पार्टनरशिप के अंदर कि पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है ना, रेम्युनरेशन पे करते हैं। सारा डिसअलाउड है, यहाँ सारा डिसअलाउड है। क्यों अलाउड है डिसअलाउड? क्योंकि आपने सेक्शन कौन सा ले लिया है? 44AD आपने लिया है। इन लोगों को अपना एडवांस टैक्स कब पे करना होगा? ऑन और बिफोर 15 मार्च। कितना पे करना होगा? 100%। वो परसेंटेज लिख लेना कि इनको 100% पे करना होगा। हाँ, पॉइंट वाइज बनाते जाओ, चौथा, पांचवा, छठा। तो 2 करोड़ वाला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद रेम्युनरेशन वाला क्लियर है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो रेम्युनरेशन डिसअलाउड है। और एडवांस टैक्स के प्रोविजन क्या 44AD वाले के लिए एप्लीकेबल है? ये क्वेश्चन आएगा अगला जो MCQ क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में कि क्या 44AD जो एडवांस टैक्स के प्रोविजन है वो जो सेक्शन 44AD अडॉप्ट करेगा उसको भी एप्लीकेबल होगा? तो यस, एप्लीकेबल होगा और उसे 100% अपना एडवांस टैक्स पे करना है 15 मार्च को। तो ये डेट टिक करके आनी होगी 15 मार्च को। इन केस नॉन ऑफरिंग ऑफ इनकम एज पर 44AD। अगला मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो क्या क्वेश्चन एग्जाम में डालना चाहिए? तो मैं यही क्वेश्चन एग्जाम में डालूंगा कि अगर 44AD आप अडॉप्ट नहीं कर रहे, अगर आपने, प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना,
पूजा अगर आपने 44 एडी अडॉप्ट नहीं किया तो बेटा आने वाले 5 साल तक आप 44 एडी नहीं ले सकते, चाहे आपकी टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम हो, क्योंकि उसने बोला था ना इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लिमिट कितनी है? 2 करोड़ है। जिनकी 2 करोड़ तक की टर्नओवर है वो 44 एडी ले सकते हैं, अप टू 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा चली गई 44 एडी आपको मिलेगा ही नहीं, 44 एडी आपको मिलेगा ही नहीं। वो मैं बताऊंगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि अगर आप नॉन ऑफरिंग कर रहे हो, आप 44 एडी नहीं लेना चाहते। अब 44 एडी कौन नहीं लेना चाहता? जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है वो नहीं लेना चाहता है। क्यों? जिसकी 2 करोड़ से ज्यादा है वो तो ले ही नहीं सकता। तो लेना कौन नहीं चाहता? जिसकी 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है वो लेना नहीं चाहता। तो उस केस के अंदर आपको 44 एडी नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर आफ्टर द असेसमेंट ईयर फर्स्ट नॉन ऑप्शन, मतलब कि जिस साल ये रेलेवेंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 17-18, इसके आगे वाले 5 साल काउंट होंगे। तो 17-18 के बाद 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23 तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना आपको, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। एनी डाउट? आगे लिखते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 6। 7th लिखो। तो 7th पॉइंट क्या है हमारे पास? consequence of declaring lower income, consequence of declaring lower income। एक मिनट, आप ऐसा करो, ये 7वां आपने डाल दी ना हेडिंग, चलो कोई नहीं। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेयरिंग लोअर इनकम, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर आपने लोअर इनकम डिक्लेयर की? तो 2 चीजें होंगी, आपको मेंटेन करना होगा। क्या मेंटेन करना होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होंगे, और दूसरा आपको ऑडिट कराना होगा। दूसरा आपको क्या कराना होगा? ऑडिट कराना होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और आपको ऑडिट कराना होगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो अंडर सेक्शन 44AA बताए गए कि कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है जी, अभी करेंगे। और ऑडिट जो होता है वो अंडर सेक्शन 44AB। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा जी यहाँ पे, और कोई नहीं कर सकता। तो बस वो लिखते हुए भी दुख होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे ऑडिट, और कोई यहाँ पे कर नहीं पाएगा। और वही अपने सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूंगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इफ आपने पहले लिख लिया, कोई नहीं, डबलिंग हो जाएगी कि 44 AD इज नॉट फॉलोड। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे 44 AD तो क्या होगा? फॉर कंटिन्यूअस ईयर देन नो बेनिफिट फॉर, हाँ जी, फॉर क्या था? नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 साल तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इफ 44 AD इज नॉट फॉलोड देन नो बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 साल तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है।
कौन सा पॉइंट आ गया? 8th। 8 पॉइंट में क्या है? क्या एडवांस टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा 44 AD वाले के ऊपर? नाउ एप्लीकेबल बाय फाइनेंस एक्ट 2016, तो एप्लीकेबल होगा जी, यस लिख लेना। विशाल कह रहा है यस लिखो। 9th पॉइंट, तो एडवांस टैक्स कब पे करना है वो आपको पता ही है। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या है? 15 मार्च। और 15 मार्च को कितना पे करना है? 100%। जो भी आपका टैक्स पेबल बनता है वो 100%। सर इसकी परसेंटेज क्या होती है? अभी बता, वही बता रहा हूँ लास्ट में। 10th पॉइंट है कि आपकी प्रेजेंटिव इनकम क्या कितनी मानी जाएगी? प्रेजेंटिव इनकम कितनी मानी जाएगी आपकी? तो ध्यान से देखना, हायर, इन दोनों में जो हायर होगा, लॉ मेकर ने 8% बोली है। लॉ मेकर ने क्या बोला है? 8%। जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी उसकी 8% वो आपकी इनकम मान लेंगे, फिर उसको इनकम मानने के बाद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो। दूसरी तरफ आप खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं, खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं इन P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग आप भी खुद डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरी इनकम इतनी है। बट याद रहे कि फिर हायर, लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो 8% से ज्यादा, पागल ही होगा कोई। ठीक है जी, 8% से ज्यादा अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, ग्यारहवें पॉइंट में बोला गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 3237(1) deemed to be allowed, hence benefit of unabsorbed depreciation also not allowed, also not allowed। डीम्ड वर्ड फोकस एरिया यहाँ पे, दूसरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन फोकस एरिया। तो उसने क्या बोला? आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं, तो खर्चों की क्या मिलती है? डिडक्शन। पर ये हम डीम्ड मान लेंगे क्योंकि हमने 100 रुपए में से कितनी इनकम मानी है? 8 रुपए। तो हम डीम्ड मान लेंगे, लॉ मेकर कह रहे हैं हम डीम्ड मान लेंगे कि आपको खर्चे मिल चुके हैं। तो सही कह रहे हैं वो। अब थोड़ी ना कि आप 8% इनकम मानी जाएगी उसमें आप खर्चे क्लेम करोगे। ये डीम्ड लॉ मेकर मान लेगा कि आपको ये सारे खर्चे मिल चुके हैं। और जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ 8 लाख का, डेप्रिसिएशन 10 लाख का है, तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो नहीं सकता, तो उसी को बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, तो वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, तो वो भी आपको अलाउड नहीं होगा। बस वो फाइनल है, सीधी कहानी बस ये 8% आपकी इनकम आ गई, कहानी खत्म हो गई, नमस्ते लंदन। ठीक है जी, बाकी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। तो 12 लॉसेस कैन बी सेट ऑफ। लॉसेस आप सेट ऑफ कर सकते हो, लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, क्योंकि लॉसेस के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 70 से स्टार्ट होते हैं। 13 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ये भी आपको अलाउड है। ये डिडक्शन आप ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस आप ले सकते हो। तो
एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किसी ने 44 AD लिया है तो उसको बताओ पीसीपी के खर्चे अलाउड होंगे या नहीं होंगे, तो आंसर में लिखा होगा डीम्ड टू बी अलाउड, कि डीम्ड है, या आंसर में लिखा होगा अलाउ करने चाहिए, तो आप लिख के आ जाओगे डीम्ड अलाउड है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पूछ लेंगे अलाउ होगा या नहीं होगा, जिसने 44 AD लिया आप लिख के आ जाओगे नहीं मिलेगा उसको। सेट ऑफ मिलना है, डिडक्शन मिलनी है, बस कहानी खत्म। दो ही चीजें मिलनी है, सेट ऑफ और डिडक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। ठीक है जी, दो चीजें मिलनी है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। तो इसका एक एग्जाम्पल है अपने पास, ये एग्जाम्पल आप इसकी बाद में पिक ले लेना, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से देखना है इसको, इससे मतलब ऊपर लेवल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता। तो एग्जाम्पल क्या है कि उसकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो क्या है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और मिस्टर ए है, मिस्टर ए मतलब रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है। अगर क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर ए है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, ऑलवेज प्रिज्यूम रेजिडेंट। असेसमेंट ईयर 17-18 से लेके 19-20 तक उसकी ग्रॉस रिसीव्ड बता रखी। यहाँ पे कितनी है, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, और यहाँ पे कितनी है 2 लाख। कहीं पे भी 2 लाख से ज्यादा नहीं है। वेरी गुड, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, गुड। इनकम उसने ऑफर की है कि मेरी ये इनकम है, मैंने इतने इतने पैसे कमाए, तो कहीं पे भी उसने ज्यादा तो ऑफर नहीं की। तो 8% किसका निकाल लोगे, ग्रॉस रिसीप्ट का 8% निकालना ग्रॉस रिसीप्ट का, यही आ रहा है ना। तो उसने क्या, उसने कितनी इनकम डिक्लेयर कर दी, जो 8% आ रही है, और 8% कितनी आ रही है, 14,40,000। 8% कितनी आ रही है, 15,20,000, और 6% कितनी आ रही है, 12 लाख। अब ध्यान से सुनना, पहले वाले में उसने 8% डिक्लेयर की है, आपको कोई दिक्कत नहीं, और लिखा भी है ऑफरिंग इनकम एज पर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम। तो 44 AD जो कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ठीक है 8% आपने बोला है तो मैं 14,40,000 अपनी इनकम मान रहा हूं और इसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा, वही स्लैब रेट 2.5 लाख नील। फिर 1 करोड़ 90 लाख उसका 8%, 15,20,000, उसने कहा मैं 8% मान रहा हूं मेरी इनकम। पर इस केस में वो कहां मान रहा है, क्योंकि 8% तो 16 लाख बनता था, उसने 12 लाख की है, लोअर हो गया नहीं हो गया। और अगर लोअर हो गया तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने होंगे, वो डिक्लेयर कर सकता है, मनाही नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे 44AA के अकॉर्डिंग, और अपने अकाउंट्स की ऑडिट भी करानी होगी 44AB के अकॉर्डिंग, और वो भी चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा। तो वो लोअर डिक्लेयर कर सकता है, बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि सर जो 19-20 है इसके आगे के जो 5 साल है 44 AD नहीं मिलेगा, 44 AD नहीं मिलेगा। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। इन द अबाउ मिस्टर ए एन एलिजिबल एसएससी अंडर सेक्शन 44 AD, कहां पे एलिजिबल है ये, हाँ जी 2 सालों में एलिजिबल है। एंड ऑफरिंग इनकम, आपको पता ही है कितनी इनकम ऑफर कर रहा है और इसकी ग्रॉस रिसीप्ट कितनी है। हाउएवर कह रहा है 19-20 में इसकी इनकम कितनी थी, 12 लाख की इनकम उसने ऑफर की है, एंड टर्नओवर कितना था 2 करोड़, विच इज द अमाउंट ऑफ 6%। वो कितना निकल के आ रहा है ग्रॉस रिसीप्ट का 6%। तो मैंने आपको क्या बोला, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 44 AD, मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA एंड गेट्स द ऑडिटेड फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंट 44 AB। दोनों सेक्शंस इसके ऊपर लग जाएंगे, और वो कहां तक चलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5 साल, नेक्स्ट 5 years। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ हो सकता है कि सेक्शन बताया साथ में प्रैक्टिकल बताया, और इससे हैवी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। सारे पॉइंट्स हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ICAI का सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है ये, और CS इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन वहां से उठा के डाल सकता है, कोई बच्चा सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो बच्चा CS कर रहा होगा वो कहाँ ICAI का सप्लीमेंट्री उठा के डालने लगा। फिर आप कहोगे सर CS वाले अपने उससे नहीं डाल सकते, उन्होंने अपने उसमें क्वेश्चन डाला होगा तो डालेंगे ना, जब डाला ही नहीं है तो कहां से डालेंगे। दूसरी बात, अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं भी डाला
तो पॉइंट तो आपका क्लियर हो चुका है ना, वो क्वेश्चन कोई सा डाल ले। क्यों भाई, हमारी तो प्रैक्टिस पूरी है। अब मैच आप पाकिस्तान में करवाओ या इंडिया में करवाओ, हम तो छक्के चौके से ही बात करेंगे। आ गई बात समझ में? बाकी आज छक्के चौके वाला आया नहीं, ठीक है। तो बाकी एक सर्कुलर है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट समझ में आया तो ये पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ले लेना, वैसे मैं आपको पूरा सप्लीमेंट्री दे दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नेक्स्ट सेक्शन 44 AB, ओ सॉरी 44 ADA करेंगे, एडा, तो इसको करेंगे, ठीक है जी। ये नया सेक्शन आया है, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है, और प्रोफेशनल्स यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी कैमरे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इसके अंदर बहुत टैक्स प्लानिंग है, बड़ा अच्छा सेक्शन प्रोफेशनल के लिए डाल दिया गया। और नया सेक्शन आया, मार्केट में बहुत हल्ला है इसका, सारे प्रोफेशनल यही बात करते हैं आजकल कि क्या आपने 44 ADA पढ़ा है। तो अगर आपने पढ़ा है तो क्या है वो सेक्शन, ठीक है जी। तो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 44 AD क्या है। बड़ा अच्छा सेक्शन है, किसके लिए इस बार? प्रोफेशनल्स के लिए, ओनली एंड ओनली प्रोफेशनल के लिए एक सेक्शन बना दिया। देख लो, मोदी जी कितने अच्छे, जेटली कितना अच्छा। तो 44 ADA, अच्छा 44 ADA आया तो उसके साथ साथ 44 AB भी एक कहानी है। ये सेक्शन अलग है, प्लीज ये सेक्शन अभी लिखना मत कि 44 AB क्या है। 44 AB कुछ नहीं है, अपनी टैक्स ऑडिट करानी है, ठीक है जी। उसमें एक टर्नओवर बता रखी है, तो उस टर्नओवर मैं ऐसा करता हूँ, पहले 44 AB बता देता हूँ जिससे कि आपको ADA पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो वहां भी अमेंडमेंट आई है, अगर मेरे पास यहाँ पे ही दिया होगा तो मैं यहीं से बता देता हूँ। 44 AB, तो 44 AB के अंदर भी अमेंडमेंट आई है, 25 लाख को 50 लाख किया गया है। 43B ये रहा आपका AA, फिर AB, AA के बाद दिया नहीं इन्होंने अलग से, कोई नहीं, चलो मैं लिखता। तो सेक्शन हमारे पास, मतलब उसके लिए स्पेस छोड़ देना, पूरा 1 पेज आपको चाहिए होगा। 44 AB किस चीज के रिगार्डिंग है? टैक्स ऑडिट। और ये टैक्स ऑडिट किससे करवानी है आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और फाइनेंस एक्ट 2016 अमेंडमेंट आई है इसमें, तो फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट आ गई। ये सेक्शन अलग है, पर ये सेक्शन बहुत सारे सेक्शन के साथ कनेक्टेड है। जैसे 44 आपने AD पढ़ा, तो AD के साथ AB कनेक्टेड था कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस। तो है अकेला पर रहता है सबके साथ, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। कई लोग होते हैं अकेले होते हैं बट जो मिल गया उसी के साथ चल देते, ठीक है जी। तो ये वो सेक्शन है इसका वैसा कोई नहीं, ठीक है। तो 44 AB टैक्स ऑडिट, तो पर्सन इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, पर्सन इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट are required to get the accounts audited by, हाँ जी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, बिफोर ड्यू डेट, DD का मतलब ड्यू डेट, फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन। तो आप ये देख लेना कि आपकी ROI कब जानी है, आपकी रिटर्न कब जानी है। बाय द डेट ऑडिटेड, बाय द डेट
the audit report inform फॉर्म है इसके लिए 3CB। तो CS वाले बच्चों के मार्क्स काटने के लिए आपका इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। और along with prescribed form 3CD, the following persons are liable. The following persons are liable to get the accounts audited। तो ये लोग हैं जिनको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने। तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी होगी वो फॉर्म 3B के अंदर होगी, और उसके साथ एक एनेक्सर होगा एक फॉर्म का 3CB के अंदर कि कैसे कैसे किस नेचर के अकॉर्डिंग आपकी वो इनकम आई है, और वो इनकम का ब्यौरा सारा आपका फॉर्म 3CD के अंदर बता रखा होगा। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो कुछ नहीं है, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक पर्सनल डिक्लेरेशन है कि मैंने ये इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई किए हैं और इसने ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर के साथ सब कुछ मुझे बताया है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑथेंटिकेशन का मतलब वहां पे फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कह रहा है कि जो इसने मेरे को बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग किया है, बाकी देख लो। तो CAG ऑडिट हो सकती है, ठीक है जी। मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी भी ऑडिट कर सकता है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बड़ी कंपनी और आजकल फ्रॉड कर रही है, ये बड़ी कंपनी है, कोई सी भी बड़ी कंपनी, नाम नहीं लूंगा, तो कोई सी भी बड़ी कंपनी है और फ्रॉड कर रही है, तो गवर्नमेंट CAG ऑडिट उसका करवा सकती है, ठीक। तो CAG आपको पता ही है, और ऑफिस कहाँ पे है वो आपको पता ही है। ITO का चौराहा, और आप ITO में खड़े हो जाओ जैसे पुलिस वाला खड़ा होता है, और चारों तरफ नजर घुमाते रहो तो एक बिल्डिंग आपको CAG की नजर आ जाएगी अपने, ठीक है जी। CAG की बिल्डिंग भी नजर आ जाएगी। दिल्ली के जितने टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं सारे वहीं पे, तो सारे हैं। और मैं ITO तो जाता ही रहता हूँ, तो हम तो पैदल घूमे हैं बारिश में, ठीक है जी। हैं हाँ, यहाँ पे भी तो आ रही है जी बात समझ में। बाकी हम लोग तो बहुत घूमे बारिश में, गीले हुए। इसमें क्या होता है बेटा, पूरी डिक्लेरेशन होती है कि क्या बिजनेस करता है, इनकम जो आई कहाँ से आई, वो सारा कुछ उसमें, अपना नाम एड्रेस वो भी सब बताएगा वो काम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल टू गेट, इनको अपने ऑडिट करवाने अकाउंट्स। तो मैं इसका चार्ट बनाने जा रहा हूँ। चार्ट जो है अपना 1 2 3 4, आप 2 पार्ट में कर लो चार्ट, आप 2 पार्ट में कर लो, ठीक है। तो मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे बिजनेस लिखने वाला हूँ कि बिजनेस वाला आदमी होगा तो उसको कब कराना है। अगर कोई आदमी बिजनेस करता है तो उसको कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने, और अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको कब कराने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास कितनी ब्रांचें थी पूजा? 2, एक बिजनेस वाला और दूसरा प्रोफेशनल वाला। दूसरे में आप बैठे हो प्रोफेशनल्स। बिजनेस वाले के लिए बोला गया है कि उसकी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट, अगर रिसीप्ट के हिसाब से बुक्स बनाता है तो ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, तो लिखा है एक्सीड्स रुपीस 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए।
इन एनी प्रीवियस ईयर, इन एनी प्रीवियस ईयर। तो अगर आपके पिछले साल, मतलब जिस साल की आप इनकम अपनी क्या करवा रहे हैं, टैक्सेबल करवा रहे हैं, अगर उस साल आपकी टर्नओवर कितनी है, 1 करोड़ से ज्यादा है, ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे लिख लेना हिंदी में, ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ी हिंदी में लिखा रहता है तो अच्छा लगता है और भूलते नहीं है। तो 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको क्या, किसको करानी होगी, बिजनेस वाले को अपनी ऑडिट करानी होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। प्रोफेशनल वाले में फाइनेंस एक्ट 2016 अमेंडमेंट आ चुकी है, और प्रोफेशनल में क्या बोला गया है, प्रोफेशनल में बोला गया है कि आपकी ग्रॉस रिसीप्ट, इसका भी वही है एक्सीडिंग। तो पहले बेटा 25 लाख हुआ करता था और अब 50 लाख हो गए। मैं लिख के क्यों काटता हूं, तो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि कोई पापी टकराए तो उनको आप बता सको कि भाई 25 लाख तो हमें भी पता है, पर ये पिछले साल थी और अब 50 हो चुकी है, तू याद कर ले, सेहत के लिए अच्छा होगा। और 50 लाख वही इन एनी प्रीवियस ईयर। तो वही अगेन दोबारा बोलूंगा कि ज्यादा बोला हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहां पे अगले साल अमेंडमेंट आ जाएगी, जहां 1 करोड़ लिखा है वहां 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2017 में इन्होंने नहीं किया, शायद 2018 में, मतलब आनी तो है 1 करोड़ वाली, 2 करोड़ जानी ही जानी है। ठीक है ना, कब करेंगे वो पता नहीं, शायद सर्कुलर निकाल लें कि 2 करोड़ कर रहे हैं, इस लिमिट को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि 44 AD में 2 करोड़ कर दिए, तो वही चक्कर है कि हाँ चेंज करना चाहिए, वो कर नहीं रहे। क्या चक्कर है, या लोगों को परेशान करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ यहाँ होना चाहिए, बट मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ। ठीक है, तो आप मेरी बात ना माने, और 1 करोड़ तो 1 करोड़ और 50 लाख तो 50 लाख, क्योंकि जो है वो लॉ चलेगा, आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट इसी के नीचे लिखें स्पेशल नोट। इसी के नीचे लिखें स्पेशल नोट। तो पहला जो स्पेशल नोट है वो है जी, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड प्रॉफिट। डीम्ड प्रॉफिट का मतलब प्रेजेंटिव इनकम के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, वो सेक्शन में आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो कौन कौन से आते हैं, हमने 44 कौन सा किया, AB किया था हमने, है ना, AD किया था, AD। तो यहाँ पे 44 AD नहीं लिखा गया है, AE लिखा गया है, 44 BB लिखा गया है, जो अभी हमने नहीं किया, और 44 ट्रिपल B लिखा गया है। तो ये 3 लोग यहां पे आते हैं। अब मुझे बताओ 44 AE अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे। 44 BB ये भी हम पढ़ेंगे, और 44 ट्रिपल B ये भी हम पढ़ेंगे। क्या इनकी भी डीम्ड इनकम मानी जाती है? यस, इन लोगों की भी डीम्ड इनकम मानी जाती है, बट क्या ये लोग डिक्लेयर्ड कर सकते हैं लोअर प्रॉफिट? क्या ये लोग डिक्लेयर्ड कर सकते हैं कि हमारा लोअर प्रॉफिट हुआ है? क्या उससे कम डिक्लेयर कर सकते हैं लोअर प्रॉफिट? यस और नो? यस, कर सकते हैं, पर अगर ये करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इनके ऊपर, कि इनके ऊपर 44 AB एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा? 44 AB एप्लीकेबल हो जाएगा, और 44 AD एप्लीकेबल होगा तो साइमल्टेनियसली सेक्शन 44 डबल AB आ जाएगा पिक्चर में, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे, और वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने होंगे। बात समझ में आ रही है? सीधी सिंपल सी बात, जहां 44 AB वहां उसकी परछाई 44 डबल A।
तो जहां 44A भी आएगा, आपने अकाउंट्स ऑडिट कराने, वहां AA आएगा ही आएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो एक बच्चा कह सकता है कि सर आपने तो 44AD भी बताया था, तो मैं उसको अलग से लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो इस बार आया है। ये तो फाइनेंस एक्ट 2016 में आया है ना, अलग से इसके अंदर अमेंडमेंट। तो 44AD बोलता है इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ बिजनेस इफ द प्रोविजन of section 44AD are applicable in this case, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या 44AD वाला लोअर इनकम डिक्लेयर कर सकता है? जो हाँ, तो यस, तो बेटा वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है। मतलब कि जो ये 44AD है, इसका सबसेक्शन जो 4 है उसमें बोला गया है कि कॉन्सिक्वेंस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस इफ एसएससी डिक्लेयर हिज लोअर इनकम। तो वो कहाँ दिया हुआ है? 44AD सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो अगर उसके ऊपर 44AD सबसेक्शन 4 लगेगा तो बैंक क्या होगा? सर उसे भी अपने अकाउंट्स क्या कराने होंगे? ऑडिट कराने होंगे। तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको, is income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. टैक्स का मतलब इनकम टैक्स in any previous year, in any previous year. So is income exceed the maximum amount which is not chargeable to tax in any previous year. मतलब कि उसकी इनकम क्या है? 2.5 लाख रुपए से, हाँ जी 2.5 लाख रुपए से क्या है? कम है। इस इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट मतलब वेरी गुड, ज्यादा है नालायकों, ज्यादा। एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब कि जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती उससे उसकी क्या है? एक्सीड है, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा है। तो अगर 2.5 लाख से ज्यादा थी तो भाई तू 44AD ले लेता, पर तू तो AD नहीं लेना चाहता, तो तुझे क्या करना होगा? 44A भी तेरे ऊपर लग जाएगा, ऑडिट करवा चार्टेड अकाउंटेंट से, और 44A बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना। समझ में आया? तो इसको हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लेना कि वो एसएससी जिसकी इनकम, हाँ लिखता उल्टे तरीके से, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, अपने लिए लिख लेना, बाद में भूल जाओ। और एक नया सेक्शन जो जिसकी वजह से मेरे को ये पढ़ाना पड़ा, 44A भी पढ़ाना पड़ा, तो 44ADA, तो वो देखो भाई। तो कितने स्पेशल नोट लिख लिए? 2। तो तीसरा लिखो लास्ट, और तीसरा किसके नाम होगा? सेक्शन 44ADA के नाम। तो मैंने अभी तक एक ही सेक्शन कराया था 44AD, अब मैं ADA कराऊंगा, तो उसके लिए पहले से ही नोट लिख लो कि 44ADA कब होगा? इन केस डीम्ड प्रॉफिट
डीम्ड प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशन। तो डीम्ड प्रॉफिट है प्रोफेशन का, तो उस केस के अंदर ये लगेगा। तो 44AB सेक्शन 44AB प्लस सेक्शन 44AA कब लगेगा? हाँ जी, इफ डिक्लेयर्ड लोअर इनकम। तो ये सेक्शन कब लगेगा? जब वो क्या करेगा? डिक्लेयर्ड करेगा लोअर इनकम। इफ डिक्लेयर्ड लोअर इनकम, if declare lower income or consequence of not adopting 44 ADA, तो दो काम उसे करने होंगे। तो देखो ये क्या दिया। तो सबसे पहले ये बोला कि कौन सा एसएससी इसके लिए एलिजिबल होगा, तो वो एसएससी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। फिर आप बार बार यही मुझसे पूछोगे कि सर ये प्रोफेशनल्स हैं कौन जिनको ये सेक्शन मिलेगा। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, जिनको ये सेक्शन मिलना है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीएमए है, काले कोट वाले हैं, ठीक है जी, और डॉक्टर सफ़ेद कोट वाले, ठीक है, तो काले कोट वालों को भी मिलना है, सफ़ेद कोट वालों को भी मिलना है, और हमारा नेवी ब्लू कलर है, जो कंपनी सेक्रेटरीज है उनका नेवी ब्लू कलर है, हाँ जी, तो उनको मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वाइट ही आते ज़्यादातर, ठीक है, बाकी आपको पता ही है लॉयर्स एडवोकेट्स किस कलर में आते हैं। आर्किटेक्चर्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो एक लिस्ट है प्रोफेशनल्स की, ठीक है, वो सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आपके एग्जाम में सीधे लिखा जाएगा कि ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, बताओ जी इन्हें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। तो 44 ADA, और 44 ADA जो एप्लीकेबल होगा तो उसमें उनकी ग्रॉस रिसीप्ट कहाँ तक होनी चाहिए? तो 50 लाख तक। अगर 50 लाख से ज्यादा हो गई तो 44 AB लग जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे, साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने भी होंगे, और जो बनाने होंगे वो सेक्शन 44 AA के अकॉर्डिंग बनाने होंगे। समझ में नहीं आया? सेक्शन ये कह रहा है, हाँ, सेक्शन ये कह रहा है कि भाई क्योंकि ना पीछे कुछ लिखा था, कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर आपने यहाँ पे ज्यादा बोला था। तो नालायक, यहां ये बताया गया था कि 44 AB में ऑडिट कब कराना होगा? जब आपका जो बिजनेस होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस रिसीप्ट, और प्रोफेशनल में कितनी? 50 लाख से ज्यादा। इसका मतलब अगर 50 लाख से ज्यादा होगी तो 44 ADA नहीं मिलेगा। समझे? 44 ADA कब मिलेगा? जब 50 लाख से कम होगी। मैंने ऐसे ही आपको एक सेक्शन कराया था अभी बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि 44 ADA किस चीज के रिगार्डिंग है? प्रोफेशनल्स के रिगार्डिंग है। और बिजनेस के रिगार्डिंग क्या है? 44 AD। तो AD क्या कहता है कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ है तो आप 44 AD ले सकते हो, और इसका 8% आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। उसे हायर करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था, और एक में लोअर डिक्लेयर की थी, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था कि आपके ऊपर 44 AB लग गया था। और मैंने दूसरा इसका बोला था कि अगर किसी की 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो वैसे ही वो 44 AD नहीं ले सकता, क्योंकि क्राइटेरिया जो है। अब अगर आप देखोगे हम पढ़ क्या रहे हैं अब? प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल के लिए कौन सा सेक्शन आया है? 44 ADA। ये सेक्शन आज से पहले कभी नहीं था, ये नया सेक्शन आया। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ सेक्शंस पहले से होते हैं, जैसे 44 AD पहले से था, वहां 1 करोड़ थी, अब 2 करोड़ हो गई है। पर ये जो सेक्शन आया है प्रोफेशनल्स का 44 ADA, ये पहले नहीं था, पहली बार आया। और इसमें क्या बोला गया कि आपकी हम डीम्ड इनकम मानेंगे। और डीम्ड इनकम कितनी मानेंगे वो मैं बता रहा हूं अभी। 50% डीम्ड इनकम मानी जाएगी। मतलब कि 100 रुपए कमाते, 100 रुपए की रिसीप्ट लेते हो तो 50 रुपए कमाते हो। और लाला टाइप बिजनेस में कितना बोला गया? 100 रुपए में 8 रुपए। आप देख रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी है, डॉक्टर है,
कह रहा है इनके खर्चे कम होते हैं, कमाते ज्यादा हैं ये। सर इसमें वो सेक्शन 35 वाले खर्चे डीजल और वो अभी आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। और एक चीज ये पूछूं हाँ पूछो। कि जो आपने बताया था 2 करोड़ बिजनेस वाले 44 एडी वाले, फिर ये वाला किस चीज का 1 करोड़ वाला ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। जो 1 करोड़ से ऊपर होते हैं वो उसका बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो जी, मैं आपको थोड़ा सा ना 44 एडीए कराने के बाद मैं समरी करा दूंगा इनकी, जिसके डाउट नहीं रहेगा। असली में डाउट तो वैसे नहीं रहने वाला, पर बच्चे ना ग्रिप में नहीं पकड़ पाते सेक्शंस को। तो पहले हम लोग 44 एडीए कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको इसकी ग्रिप बनवाता हूं। तो पहला तो आपने क्या लिख लिया है कि 44 एडी में कौन सा एसएससी एलिजिबल है, जो रेजिडेंट होगा, जो प्रोफेशनल होगा। अब प्रोफेशनल में लिख लिया आप लोगों ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो सब लिख लेना है यहाँ पे प्रोफेशनल में। टोटल ग्रॉस रिसीव्ड उसकी क्या है, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां ज्यादा हो गई 44 ए भी आ जाएगा, वो कहानी आ जाएगी। तो देखो जी दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर 2 पॉइंट, आपकी प्रेजेंटिव इनकम कितनी मानी जाएगी। प्रेजेंटिव इनकम का मतलब होता है डीम्ड प्रॉफिट, कितना माना जाएगा। आप मानो या ना मानो, मान लेंगे तो कितना मान लेंगे, 50%। 50% किसका, ऑफ द ग्रॉस रिसीप्ट। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मज़े हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और चौथा क्या है, अच्छा थर्ड, क्या लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। यस, पर अगर लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा तो क्या होगा, वो अलाउड तो हो जाएगा, बट वहां लगेगी 2 कट, कि एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने होंगे, दूसरी तरफ ऑडिट कराना होगा आपको। और दोनों के सेक्शन आपको पता है, 44 AA, 44 AB। ठीक है, मैं एक आपको क्रक्स दे देता हूं। ये आपको पता ही है, जहां 44 AB वहां 44 AA। तो क्रक्स किसका है, 44 AB का, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि 44 AB की क्या चक्कर है। तो क्रक्स ये है सेक्शन 44 AB का, टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग है ये सेक्शन। ये सेक्शन आपके ऊपर 3, अगर इनमें तीनों में से कोई सा भी इवेंट होगा तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा, अदरवाइज ये सेक्शन नहीं लगेगा। एक तो बिजनेस वाले के ऊपर लगता है, दूसरा आपको पता ही है प्रोफेशन वाले के ऊपर। और बिजनेस वाले के ऊपर कब लगता है, जब ज्यादा, क्या ज्यादा, आपकी ग्रॉस रिसीव्ड कितने से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, और यहां प्रोफेशन में कितने से ज्यादा, पहले 25 लाख हुआ करता था और अब मैंने आपको बताया कितना हो गया, 50 लाख। नहीं, वही मैं कह रहा था ना कि वो होनी चाहिए 2 करोड़, क्योंकि एडी में 2 करोड़ कर दी है, तो उसने की नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो मुझे मतलब ऑन कैमरा, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गलती है लॉ मेकर की, काटना पड़ेगा ऐसी, बट ऐसा उन्होंने किया नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है।
तो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं कि 2 करोड़ करना चाहिए, पर किया नहीं है वहाँ पे। सेक्शन को देख के ही अपने आप लगता है कि 44 AB जब आप लगा रहे हो प्रोफेशनल में, तो 50 लाख से ज़्यादा में लगा रहे हो ना, तो बिजनेस में कितने से ज़्यादा में लगानी चाहिए थी? 2 करोड़ से ज़्यादा लगानी चाहिए थी, क्योंकि आपने 44 AD में 1 करोड़ को कटवा के 2 करोड़ करवाया। और मेरे को लग रहा है कि लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है, बस लोग पागल रहे भाई, 2 करोड़ 1 करोड़ भी पागल हो जाएगा, ठीक है। और कहे मेरे समझ में आ नहीं रहा, विशाल छोड़ो, बनाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट कराओ, ठीक है जी। और सीए भी कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है, हमारे लिए अच्छा है। तो सीए वालों ने कोई पिटीशन डाली नहीं है कि यहाँ पे कुछ करवाया जाए, उनका कोई थॉट नहीं है, ठीक है। वो तो चाहते हैं गलतियाँ हो, लॉ इतना खराब हो कि किसी के समझ में ही ना आए, ठीक है जी। बिल्कुल सही कह रहा है, तुम चाहता तो मैं भी यही हूँ। आ गई बात समझ में? जैसे इस बार पूरा एडवांस टैक्स चेंज हो गया तो कितना अच्छा हो गया। लास्ट देखो, अब किताबों में ये चीज नहीं लिखी होती, जैसे प्रेजेंटिव, मतलब कि क्या आप लोअर इनकम डिक्लेयर कर सकते हो? आपको नहीं लग रहा जो लोग लोअर इनकम डिक्लेयर करेंगे उनके ऊपर भी 44 AB लग सकता है? यस और नो? तो ये चार्ट आपको क्रक्स दे गया ना, 44 AB कहाँ लग जाएगा, सिंपल करके चला गया आपके लिए। जहां लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर किया 44, और जहां 44 AB 44 डबल है, उसके बिना तो 44 AB क्या हवा में करवाओगे? पेनल्टी है उसकी, फिर 271 में पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का आज चैप्टर बता दूंगा आपको। हाँ, आ रही बात समझ में? तो ये सेक्शन भी हमारा ओवर। तो कितने सेक्शन कर लिए अभी हम लोगों ने आते आते? आई थिंक पहले 44 AD कराया, AD के बाद मैंने 44 AB कराया, और AB के बाद मैंने 44 ADA कराया। 44 AA मैंने नहीं कराया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है। तो 44 AA आप पढ़ लेना इसको, बाकी मैं चार्ट आपके पास भेज दूंगा कि 44 AA में क्या कहानी है। ठीक है जी। उसके बाद 44 AE कराने जा रहा हूं आपको। 44 AE ये रहा 44 AE। बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है, और ये तो आपको मेरी बुक से ही नोट्स मिल जाएंगे। तो 44 AE, और ये किसके लिए? छोटे हाथी, गुड्स कैरेज का जो लोग काम करते हैं, ठीक है जी। तो गुड्स कैरेज का काम करते हैं और आपके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज नहीं होनी चाहिए। तो हैवी व्हीकल्स नहीं है, गुड्स ले जाना, लाना ले जाना आपका काम है, और 10 से ज़्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। तो जिन लोगों के पास 10 है उनकी डीम्ड इनकम मानी जाती है, डीम्ड प्रॉफिट माना जाता है। मतलब एक सिंगल डे भी आपके पास 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सीए फाइनल में आया था क्वेश्चन की, और मैंने फिर वहीं से नोट डाला, और वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एक आदमी था, एक दिन उसके पास 10 से ज़्यादा हो गए थे। भाई एक दिन भी 10, किसी दिन नहीं होने चाहिए 10 से ज़्यादा। और आज की डेट में वेदर हैवी व्हीकल और नॉर्मल व्हीकल, मतलब कुछ भी हो, आज की डेट में कुछ नहीं है। पहले डिटरमाइन था कि हैवी व्हीकल ये होता है, अदर देन हैवी व्हीकल ये होता है। आज की डेट में कुछ नहीं है, सब हटा दिया। और ये अभी नहीं हटाया, फाइनेंस एक्ट 2014 में ही अमेंडमेंट आ चुकी थी इसकी। तो अभी अमेंडमेंट नहीं आई है, 2014 की अमेंडमेंट आ चुकी है। हाँ, और अभी तक ये सेक्शन चेंज नहीं हुआ है उसके बाद से। किसके रिगार्डिंग है ये? जीटीए के रिगार्डिंग है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के रिगार्डिंग है। और डीम्ड प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 7,500 रुपए एवरी मंथ। मतलब एक मेरे पास गुड्स कैरेज है तो मेरी उसकी इनकम महीने की 7,500 रुपए, साल की 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, साल की इनकम निकल जाएगी।
ICSI ने इसके रिगार्डिंग 2 बार क्वेश्चन डाला है पेपर में, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके, देख लो लिखा है आपके उसमें। तो अगर आप देखोगे इसमें कैसे करना है, तो मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है। अब पता क्या हुआ, आपको भी हंसी आएगी, जब मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को करवाया 2014 के बैच में, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बच्चों के लिए बड़ा आसान था। क्यों आसान था? कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। फिर 2015 में भी क्वेश्चन आया, फिर बच्चों के लिए आसान था क्योंकि हमने दोबारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। फिर 2016 आज चल रहा है जो हम फाइनेंस सेक्टर, तो फिर मैं दोबारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। आ गया तो आप कर लोगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं बन सकता क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 44A खत्म। क्या क्वेश्चन है? 2 लाइट व्हीकल है। तो अब आपको अपने आप से क्या प्रॉमिस करना है कि सर चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो, कोई मतलब ही नहीं है आज की डेट में। 2 है, अच्छा यहाँ पे पार्ट ऑफ द मंथ होगा तो वो फुल मंथ ट्रीट किया जाएगा। कितने महीने यूज हुए? 9 महीने 2 दिन। तो एक व्हीकल 9 महीने 2 दिन यूज हो रहा है तो 10 महीने माने जाएंगे। और दूसरा कितने महीने यूज हो रहा है? 12 महीने। तो ये देखो सोल्यूशन में क्या लिखा है? 10 महीने, क्योंकि मैंने कहा पार्ट ऑफ द मंथ भी फुल मंथ ट्रीट किया जाएगा। एक महीने के कितने? 7,500। तो 10 महीने के कितने बनते? 75,000। गधे वाली कैलकुलेशन है, नहीं आया शिवानगी समझ में? ये तो पता लग गया ये सेक्शन किसके लिए बना है, 44A किसके लिए बना है ये पता लग गया। जो भी गुड्स कैरेज का काम कर रहे हैं, ठीक है जी, कॉमर्शियल व्हीकल है। अब पर्सनल में थोड़ी ना कि गुड्स कैरेज का काम, तो वो तो इलीगल हो गया, ठीक है जी। तो शिवानगी बेटा इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बस ये है कि आपकी जो इनकम है इसमें आपको हैवी और लाइट व्हीकल नहीं देखना। एक गुड्स कैरेज है आपके पास तो 7,500 रुपए एवरी मंथ इनकम मानी जाएगी। दूसरी बात कि पूरे एक साल के अंदर एक दिन भी 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं होने चाहिए आपके पास, आपके अपने। हायरिंग की है, रेंट पे लिया है, वो कहानी अलग है। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर 2 लाइट व्हीकल क्वेश्चन ने दिया। एक व्हीकल वो कह रहा है 9 महीने 2 दिन यूज हुआ और दूसरा व्हीकल 12 महीने यूज हुआ। तो विशाल कह रहा है सर 9 महीने 2 दिन तो 10 होगा, तो 10 महीने के हिसाब से 7,500 75,000 रुपए, और सर दूसरा वाला 12 महीने 7,500 90,000 है ना। तो 75,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 1,65,000। तो आसान हो गया है या नहीं हो गया? तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका, एनी डाउट? हाँ हाँ, ऐसे कौन हो रहा पागल, काम नहीं कर रहा? हाँ ठीक है, डीम्ड है ना ये, डीम्ड है। खड़ा रहे चाहे कैसे रहे, मतलब खड़ा मतलब कैसे, मतलब यूज में होना चाहिए। अब यूज में ही आप, मतलब कहानी ये कि भाई हम मानेंगे कि झूठी मानेंगे हम कि तू कह रहा है यूज में नहीं हो रहा हो, मतलब इनकम टैक्स वाला नहीं मानने वाला है, सीधी बात तो ये। 2 हैवी व्हीकल हैं, 6 महीने 25 दिन और 11 महीने 12 दिन। तो भाई 6 महीने 25 दिन का मतलब 7 महीने और ये 12 महीने हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या पन्ने पलटाते, अभी तो पन्ना ही नहीं मिला। फिर तो यहां देख लो ना, सामने स्क्रीन तो है ही। फिर 2 मीडियम व्हीकल है। अबे मीडियम हो, हैवी हो, लाइट हो, कोई फर्क नहीं आज की डेट में। छोटे हाथी हो, बड़े हाथी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने और दूसरा वाला 8 महीने 15 दिन, तो वो आप कर लोगे। उसके बाद बेटा उसने पीपीएफ में पैसा डाला है, तो मैंने कहा था सेट ऑफ मिलेगा इन लोगों को। जितने के भी डीम्ड प्रॉफिट है सेट ऑफ भी मिलना है, डिडक्शन भी मिलनी है, उसके सिवा कुछ नहीं मिलना बस। तो डिडक्शन दे दो 20,000 की, 4 लाख की इनकम हो गई, 4 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लेना। What will be the income if the truck was not used for business of 2 months due to strike? ये सीए फाइनल में आया था, मैंने यहाँ एड ऑन किया है, तो देखो मैंने आंसर भी डाला है। इनकम फ्रॉम व्हीकल
is to be computed for every month or part of the month which these are owned by the SSE even though there are not actually used for the business, therefore there will be no change in the answer. समझे क्या? आपको बनाया जाएगा उल्लू और आपने देख लिया सावधान इंडिया, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे भूकंप आ गया हो, चाहे आपके गुड्स के चारों टायर निकले हुए हो, ठीक है, चाहे कुछ हो रखा हो, कहानी बस ये कितने व्हीकल थे आपके पास, आप उनका यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये डीम्ड प्रॉफिट है। 44A डीम्ड प्रॉफिट है, एक व्हीकल 7,500 रुपए पर मंथ, कहानी खत्म। तो आगे हमसे तो क्वेश्चन में दे दिया कि स्ट्राइक हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, छोड़ो। चलो ये नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट में आपको 2-3 छोटे छोटे सेक्शन हैं तो बेकार के, बट करवा देता हूं, मन की कोई ख्वाहिश ना रह जाए, आखिरी ख्वाहिश एग्जाम देने से पहले, क्योंकि आप जंग में जा रहे हो और इस जंग को जीत के आना है। 44B 44B किस चीज के रिगार्डिंग है? जो लोग शिपिंग बिजनेस करते हैं, जो लोग कौन सा बिजनेस करते हैं बेटा? शिपिंग बिजनेस। और ये शिपिंग बिजनेस करने वाले विशाल नॉन रेसिडेंट है। ये शिपिंग बिजनेस करने वाले कौन लोग हैं? नॉन रेसिडेंट है। देखो हिंदुस्तान का लॉ कहता है कि 7.5% इनकी क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी। तो अगर ये शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं, 100 रुपए कमाते हैं, तो 7.5% इनकी इनकम मान ली जाती है। ये डीम्ड प्रॉफिट है। ये क्या है? डीपी है, डीम्ड प्रॉफिट है। मेरे पास लास्ट ईयर की भी क्लास रखी है, जो अभी पेपर हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2016 में। मैंने कहा था कि ये पेपर में अगर जो सेक्शन अब कराने जा रहा हूं तो आएगा तो बस इतना ही आता है 7.5। तो लास्ट पेपर में आया था कि शिपिंग बिजनेस है, बताओ जी कितना।
तो 7.5 खत्म। बताओ, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो मैं अब सेक्शन कराने जा रहा हूँ 3-4 छोटे छोटे सेक्शन, उसमें बस ये पूछेंगे आपसे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, बाकी आज अच्छा लग रहा है कि आपके चेहरे अच्छे लग रहे हैं, जोश आ गया आपके अंदर। तो सेक्शन, वैसे मैं आज और जोश भर दूंगा आपके अंदर 44 BB, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोच के आया हूँ। 44 BB क्या है? ये मिनरल ऑयल्स के रिगार्डिंग है। मिनरल ऑयल्स के रिगार्डिंग, और इसमें 10% मानी जाती है। इसमें 10% आपकी डीपी मानी जाएगी, डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। जो लोग मिनरल ऑयल्स, रिलायंस की कंपनी ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, बट वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ये सेक्शन लेते नहीं। नेक्स्ट सेक्शन, ऐसी सेक्शन होनी चाहिए ना, लिखा और खत्म। नेक्स्ट 44 BBA। 44 BBA एयरक्राफ्ट वालों के लिए। 44 BBA एयरक्राफ्ट वालों के लिए, और एयरक्राफ्ट किसका? नॉन रेजिडेंट का। तो जो लोग एयरक्राफ्ट के बिजनेस के अंदर है, तो वो लोग BA ले सकते हैं, और BA के अकॉर्डिंग उनकी फ्लैट रेट है 5% इनकम मान ली जाएगी। 5% डीपी मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट। ये पेपर में इस बार आ सकता है। क्यों आ सकता है इस बार? बहुत टाइम हो गया, आ ही नहीं रहा भाई, क्या करें। और एक मेरा फेवरेट आया है, मुझसे कहें तो पेपर में ये पक्का डालना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे। चलें आगे। सेक्शन 44 BB, ट्रिपल बी, ये टर्न की प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये काम आजकल इंडिया में बहुत हो रहा है। तो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है तो यहाँ पे वो क्या बोलती है, टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मुझे पैसे दिए और आपने कहा सर हमें बना बनाया बस घर दे दो, ठीक है जी सर, आप क्या करो, अब जैसे देखो कई बच्चे जो मुझसे क्लास नहीं ले रहे, आप तो मुझसे क्लास ले रहे हो, कई बच्चे मुझसे क्लास नहीं ले रहे, तो अब यूट्यूब में देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं हमसे कुछ रह गया, तो वो कह रहे सर टर्न की दे दो। टर्न की दे दो मतलब सर आपने बोला है कि मैं 70 से 80 नंबर का पेपर बता देता हूँ, ये कर लो, तो टर्न की हो गया ना। बस उनको करना क्या है, वो 70 से 80 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाने, एग्जाम में करके आ जाना। तो आपका घर मैंने बना के दे दिया, आपको चाबी पकड़ाई, आपने उसकी की टर्न करनी है, सारा घर आप ही का, मतलब देख लो। तो यहां पे क्या होगा, पूरा प्लांट सेटअप करके बाहर वाले को दे दिया जाएगा, तो उसको फिर उसकी की पकड़ाई जाएगी, वो टर्न की करेगा। मतलब मान लो उसने कहा कि सर यहाँ पे मुझे कार का प्रोडक्शन करना है, पूरा प्लांट का सेटअप आप करके दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। या जैसे मैं आपको अपने घर का केस बता दूं, तो एक बाहर का एक आदमी है माइनेसर के अंदर, तो उसने क्या बोला कि सर हमें प्रिंटिंग प्रेस लगानी है। अब भाई वो फॉरेनर है, करोड़ों पैसा है, तो हमारे ताऊ जी को उसकी नॉलेज है, उन्होंने बहुत काम किया, 50 साल, अब तो उनकी एज हो गई 78 के आसपास वो हो गए, तो 50 साल मतलब दिल्ली में पता नहीं कब से उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो उनको प्रिंटिंग का काम पूरा आता है, मतलब उसकी मशीनरी का काम सेटअप करना पूरा आता है। तो उन्होंने कहा कि पैसा तो मैं दे दूंगा, मशीनरी बाहर से आ जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ सारा उसका इंस्टॉलेशन करवाना है। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, नई टीवी कुछ भी हमने खरीदा, एसी खरीदा, तो उसका इंस्टॉलेशन होता है, तो वो इंस्टॉलेशन आपको करके देना है, और उनको आता है, वर्कर आपको मिल ही जाएंगे, वो सारा इंस्टॉलेशन वहां करवा देंगे। वो बंदा बाहर से आएगा, टर्न की करेगा, फैक्ट्री स्टार्ट। समझ में आया? तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर की कंपनियां बहुत आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए बोला गया 10%। तो ये है किसके लिए, जो फॉरेन कंपनीज के लिए। जो फॉरेन कंपनीज किसके अंदर इंगेज हैं, फॉरेन कंपनीज engaged in the business
एंगेज इन द बिजनेस, एंगेज इन द बिजनेस मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर और एक्सेट्रा। तो ये यहां पे खत्म होता है। कुछ भी रट्टा मारने वाले सेक्शन है और कुछ नहीं। हाँ नहीं, अभी 2 चीजें और रहती, क्योंकि मैं तो पूरा कराए बिना मेरा दिल नहीं मानेगा ना। चेक करिए। हाँ, नींद ही नहीं आएगी भाई। तो 43B बताने जा रहा हूं आपको, और उसके बाद बस एक सेक्शन रहता है, फिर खत्म। तो 43B सेक्शन। तो 43B किस चीज के रिगार्डिंग है? एक्चुअल पेमेंट के रिगार्डिंग है। तो हम लोग बिजनेस में बहुत पेमेंट करते हैं, लोगों को बहुत पैसा देते हैं, और इसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट आ गई है। लिख लेना, अमेंडेड सेक्शन है ये 2016। तो अर्लियर क्या था ये, और नाउ अब क्या हो गया। तो अर्लियर भी पता होना चाहिए, और अब क्या हो गया वो भी पता होना चाहिए। ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं आई है। पहले क्या होता था, इफ फॉलोइंग पेमेंट मेड ऑन और बिफोर, वही ऑन और बिफोर ROI, ऑन और बिफोर फाइलिंग, मतलब ऑन और बिफोर फाइलिंग ROI, देन डिडक्शन इज अलाउड। तो रिटर्न की डेट से पहले अगर आप फाइल कर देंगे तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। जैसे है आपका टैक्सेस, जैसे है आपका कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं ये लोग, एम्प्लॉयर लोग, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो आपको पता ही है। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन 3613I में पढ़ा था। और लीव क्रेडिट पेमेंट, लीव सैलरी की पेमेंट, लीव क्रेडिट पेमेंट। तो ये ऐसे। तो क्या समझ में आया कि सर हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, बट यहां पे ध्यान रहे, टैक्स में यहां पे इनकम टैक्स नहीं आएगा, यहां पे वेल्थ टैक्स नहीं आएगा। वैसे वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो गया है। तो यहां पे टैक्सेस का मतलब IDT वाले टैक्सेस है, एक्सेप्ट इनकम टैक्स यहां पे नहीं आना, वेल्थ टैक्स नहीं आना। बाई चांस ट्रीटमेंट आ सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको इनकम टैक्स का खर्चा बता रखा है कि हमारा इनकम टैक्स का खर्चा होता है, तो इनकम टैक्स वाला कहता है वो खर्चा तो करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। मर्सिडीज ले ली है तो भाई तेल तो डलवाना ही पड़ेगा, उसके बिना ये गाड़ी चलती नहीं है। तो इनकम टैक्स का खर्चा हम नहीं मानते, और वेल्थ टैक्स का खर्चा हम लोग नहीं मानते। वैसे वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो गया, बाई चांस आ जाए। कंट्रीब्यूशन PF के अंदर आपको पता है एम्प्लॉयर कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो उसको इसके खर्चे की क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। बोनस कमीशन देता है, इस खर्चे की भी डिडक्शन मिलनी है। बस हुआ क्या कि इन 5 के लिए ना लॉ मेकर ने क्या लगा दी, वो लगा दी डेट, कि भाई रिटर्न की डेट से ना पहले पे कर देना ये चीजें। पता लग रहा है वहां खर्चे में दिखा रहे हो और पे नहीं कर रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा। उल्लू नहीं है हम। कौन कह रहा उल्लू नहीं है? इनकम टैक्स वाले उल्लू नहीं है हम। ये रिटर्न की डेट से पहले पहले पैसा पे हो जाना चाहिए। आगे बात में, और पे का मतलब यहां पे पेड है कि पेड हो जाना चाहिए। ये नहीं हुआ तो भाई नहीं देंगे, फिर चाहे अकाउंट में लिखा नहीं लिखा, चाहे क्या किया है, हम नहीं देने वाले। और एक नया आप जोड़ दिया, ये अब मैं कह रहा था कि यहाँ पे अमेंडमेंट आई है, तो अमेंडमेंट में आप लिख लो कितने हो गए, वो 5-6 कितने हो गए?
5 हो गए ना, तो छठा एक नया आ गया। मोदी ने कहा चलो इनको भी पैसे दो, बहुत खर्चा कर रहे हैं आजकल। तो छठा गया पेमेंट टू इंडियन रेलवे, ये आया है फाइनेंस एक्ट में। पेमेंट टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। तो आपने देखा होगा कंपनीज हैं, कंपनी क्या करती है आजकल रेलवे में, आप देखो कितनी ऐड चल रही है आजकल। आपने देखा पूरी मेट्रो भाई साहब ऐड से, पर हम मेट्रो की यहां पे बात नहीं कर रहे, हम रेल की बात कर रहे। तो रेल स्टेशन आपने देखे होंगे कंपनीज की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, और वहां होर्डिंग कैसी होती है, ये बनियान लक्सिस कोसी ऐसी ऐड होती, देखा होगा ज्यादातर, ठीक है ना, ऐसी ऐड है वहां पे, ये जूता ये वो और ये। तो रेलवे, तो आप रेलवे एसेट क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो एसेट तो आप यूज कर रहे हो, हवा में तो नहीं ऐड चल रही ना आपकी, कहीं ना कहीं तो आपने रेलवे वाले से परमिशन ली होगी, या आप ऐसे ही चलते ही चल ले चिपक गया, हाँ ऐसे थोड़ी ना, जुर्माना है उसके ऊपर, क्यों, आपका नंबर होगा कुछ तो होगा, तो सीधे जुर्माना है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, जितना उनको लगेगा उतना आपसे ले लेंगे। तो ऐसे काम कभी मत कर देना, मतलब कोई किसी कंपनी में गया कंपनी सेक्रेटरी और फिर चलो जी इलीगल काम करवाता, ऐसे काम मत करवाना, मतलब जोक सही है, ऐसे कोई करता भी नहीं। तो पेमेंट टू इंडियन रेलवे, तो उनकी एसेट यूज करोगे और उनको पेमेंट करोगे, तो मोदी जी कह रहे खर्चे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की डेट में वो खर्चा भी मिलेगा, पर वो खर्चा पेड हो जाना चाहिए, कब, रिटर्न की डेट से पहले। तो ये आपका इस बार ये एग्जाम में आ सकता है, 110% इस बार ये एग्जाम में आ सकता है। और पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये खर्चा नहीं मिलेगा, कोई सोचेगा इंडियन रेलवे को क्यों पेमेंट करेगा कोई, तो भाई एसेट यूज कर रहे हो, तो आपके एग्जाम में आ जाएगा कि पेमेंट की है इंडियन रेलवे को, तो वो खर्चा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे लिखा होगा कि उसने जो खर्चा है वो पे कर दिया है बिफोर फाइलिंग ROI। तो ROI वहां पे इंपॉर्टेंट है बस। अब हमारा लास्ट सेक्शन रहता है, वो करते हैं जी, सबसे टफ सेक्शन माना जाता है, तो करते हैं, और हमारे नोट्स में दिया हुआ है जबरदस्त एक चार्ट बना हुआ है। ये है जी वो सेक्शन जिसके लिए दुनिया परेशान, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS, सेक्शन 40A(I)(IA). तो ये सेक्शन समझ में आता नहीं है किसी को, तो मैंने इसलिए चार्ट बनाया हुआ है, आसान है, चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें बोला गया, ये चार्ट बना हुआ है आपके पास, इन केस एनी SSC, कह रहा है कोई सा SSC हो, वो पेमेंट कर रहा है, कहां पेमेंट कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, और इन इंडिया में किसको पेमेंट कर रहा है, नॉन रेजिडेंट को। वो कंपनी नहीं होनी चाहिए और फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए, नॉट बीइंग अ कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो मतलब सीधी और सिंपल सी बात है कि मैं कंपनी हूं और मैं क्या करती हूं, आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रही हूं, मैंने लोन लिया हुआ है बाहर से, तो पेमेंट कर सकती हूं, क्या दिक्कत है। तो मुझे वो खर्चा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं रेजिडेंट हूं और यहीं किसी रेजिडेंट को पैसे पे कर रहा हूं, करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, पर पैसे पे करोगे तो भाई वो खर्चा मिलना चाहिए। अब वो खर्चे क्या है, इंटरेस्ट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकती है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो सकती है, या एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। सेक्शन 9 आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो वहां पे ही ये बातें आई थी, वहां पे सेक्शन 9 में आया था इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो ये बड़ा खतरनाक सेक्शन है, बट इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये बड़ा आसान हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या सेक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो एक आदमी है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, रॉयल्टी पे कर रहा है, या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के पैसे पे कर रहा है। अब यहां पे बेटा ये आप लिखना, ये नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग है, ये कहानी किस चीज के रिगार्डिंग है, नॉन रेजिडेंट, और ये कहानी किस चीज के रिगार्डिंग है, रेजिडेंट के रिगार्डिंग है। तो नॉन रेजिडेंट जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी है, और जो रेजिडेंट लोग हैं वो अपने घर के लोग हैं, तो उनके साथ इंसाफ किया गया है। देखो क्या इंसाफ है,
कहता है टीडीएस नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट की पेमेंट की तो उससे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, आपने डिडक्ट नहीं किया, तो हमारा लॉ कहता है नो डिडक्शन इज अलाउड। आपका खर्चा तो हुआ इंटरेस्ट का, पर हम वो खर्चा आपको नहीं देंगे। क्यों? आपने टीडीएस क्यों नहीं डिडक्ट किया? और डिडक्ट किया था तो आगे आएगा कि जमा भी तो करवाना था। डिडक्ट करना ही लायबिलिटी नहीं है, उसे डिपॉजिट भी कराना होता है। आपने हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है ऐसा, सेक्शन 25AA में आपने पढ़ा कि वो टीडीएस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कि वो इंटरेस्ट डिडक्ट करता है तो उसे डिपॉजिट भी कराना होता है। क्योंकि देखो जितने रेजिडेंट हैं उनको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, तो एक बाहर वाला भी था। एनी हाउ, तो ये समझ में आया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। और अगर आपने डिडक्ट किया और डिपॉजिट करवाया कब? रिटर्न की डेट के बाद, तो भाई ठीक है ना, तूने रिटर्न की डेट के बाद कराया तो अगले साल मिलेगा, इस साल थोड़ी ना मिलेगा। तो नो डिडक्शन इज अलाउड, 100% इज डिसअलाउड, 100% इज डिसअलाउड। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक कंपनी है या एक एसएससी है, वो नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, फीस की पेमेंट कर रहा है, फी फॉर टेक्निकल की पेमेंट कर रहा है, उसने टीडीएस ही डिडक्ट नहीं किया। बताओ जी कितना पैसा डिसअलाउड, जो खर्चा नहीं मिलेगा? 100%, जितना वहां पे इंटरेस्ट आएगा उसका 100% डिसअलाउड। सेम अगर यही किसके रिगार्डिंग आ जाए? रेजिडेंट के रिगार्डिंग, तो रेजिडेंट के रिगार्डिंग बोला गया कि टीडीएस डिडक्ट किया है, कब किया डिडक्ट? एंड ऑन और बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब 31 मार्च से पहले पहले टीडीएस काट दिया, तो बेटा 30% आपको जो खर्चा है वो अलाउड हो जाएगा। 30% ऑफ द एक्सपेंस शैल नॉट बी अलाउड। अच्छा, 30% एक्सपेंस, ये देखो ये एग्जाम में आया था, इफ एक्सपेंस इज डिसअलाउड तो 30% ऑफ द एक्सपेंस शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। मतलब क्या मतलब आ रहा है इसका? पैसे दिए यहां पे कहीं? अच्छा, मेरे ऊपर एग्जाम्पल में दिखाता हूं आपको पैसे। ये देखो यहां पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए हैं प्रीवियस ईयर 14-15 के, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख पेबल टू रेजिडेंट। रेजिडेंट लिखा है, सच इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख विल बी डिडक्टेड इन the year 2014 and 15, but the same will be allowed deduction in the previous year 15 and 16. Further, if TDS relating to such interest payment is deducted on or after 1/4/2015, 30% of such interest, 30% of such interest मतलब 30,000 रुपए shall not be allowed, only shall not be allowed, not लिखा हुआ देख लो, not allowed only in the year 2014 and 15 even if same has been paid। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब कि अगर आपने टीडीएस काट लिया, अगर आपने टीडीएस काट लिया ऑन और बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऑन और बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट इधर देखो दूसरी कंडीशन एक और है कि टीडीएस हैज बीन डिपॉजिट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब ध्यान से समझना प्लीज, ध्यान से। अगर आप ऊपर से जो चार्ट आ रहा है उसमें कह रहा है एक्सपेंस अलाउ होगा जब बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब टीडीएस काटना है कब? जो पिछले साल का एंड होने वाला है, मतलब 31 मार्च 2016 हमारे अकॉर्डिंग, तो 31 मार्च 2016 से पहले आपको टीडीएस काट लेना है। दूसरा, अगर ये वाली ब्रांच लें तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये आती है कि टीडीएस तो काट लेना है पर उसे डिपॉजिट करा देना है बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब कि 31 जुलाई से पहले पहले आपने उसे डिपॉजिट करा देना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो 100% एक्सपेंसेस अलाउड, तो क्या हो जाएगा 100%। बट अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 30% आपका जो होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। 30% क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। 70% आपको अलाउड कर देंगे। तो जो 30% आपको अलाउड नहीं हुआ वो कहां मिलेगा? वो अगले साल मिलेगा जब आप उस पैसे को पे कर दोगे, क्योंकि आपने डिडक्ट तो कर दिया है, तो जब आप वो पे कर दोगे तो आपको मिल जाएगा।
ये कहानी। तो आपके एग्जाम में आएगा कि वो 1 लाख रुपए का क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसमें लिखा होगा कि उसने टीडीएस तो काट लिया था, पर आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम उसने डिपॉजिट करवाया। तो हम क्या करेंगे विशाल कि 1 लाख उसमें से 30% कितना बनता है, 30,000, तो वो 30,000 रुपए अगले साल जब उसने पे किया है, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो अगले साल उसको देंगे, तो अगले साल उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस साल कितनी मिल जाएगी, 70,000 की, वो 30,000 रुपए डिसअलाउड। तो आपके एग्जाम में 2 चीजें पूछी जा सकती हैं कि कितना डिसअलाउड होगा या कितना अलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड पूछे तो 30%, अलाउड पूछे तो 70%। समझ में आया या नहीं? मतलब रेजिडेंट के केस में 2 कंडीशन है कि अगर ये 2 सेटिस्फाइड होंगी तो उसे 100% मिलेगा, और रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट के केस में एक ही कंडीशन है, एनीवन, मतलब कि अगर दोनों कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसका 100% डिसअलाउड है। कोई भी एक नहीं, मतलब उसने टीडीएस नहीं काटा, और अगर उसने टीडीएस काटा तो ऑन और बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम उसने डिपॉजिट नहीं किया। कहानी खत्म। सेक्शन 40। ठीक है जी। तो चलते चलते एक लास्ट चीज जहां अमेंडमेंट आई है वो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट सेक्शन ऑफ द डे। ऑफ द डे का मतलब समझ गए ना आप? तो पीसीपी का लास्ट है ये, फिर पीसीपी खत्म। तो सेक्शन 36 बैड डेट्स। एक्चुअल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो साथ के साथ बना लेना बैड डेट्स का। तो बैड डेट जितना भी एक्चुअल होगा वो हमें अलाउड होगा, वो हम राइट ऑफ कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ, कहां से रिटर्न ऑफ करते हो आप? पीएनएल अकाउंट से। लिख लो। तो बैड डेट्स के रिगार्डिंग नहीं आया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के रिगार्डिंग अमेंडमेंट आई है। तो अर्लियर का मतलब जो पहले था प्रोविजन, और नाउ का मतलब जो अब हो गया। फाइनेंस एक्ट 2016, यहां अमेंडमेंट है। तो अर्लियर क्या होता था? 2 होते थे प्रोविजन, जो नॉर्मल आप चार्ज करते थे प्रोविजन, प्रोविजन को देखते ही हम गोली मार देते थे, नॉट अलाउड। प्रोविजन का खर्चा अलाउ नहीं होता इनकम टैक्स में। और अगर आप रूलर बैंक में करते हैं तो वहां पे हम लोग कहते थे कि आपको वो खर्चा अलाउड होगा। मतलब कि अगर कोई रूलर बैंक है तो उसको खर्चा अलाउड होता था प्रोविजन का। कितना अलाउड होता था? 7.5% प्लस 10% ऑफ एवरेज रूलर क्रेडिट। जितना भी उन्होंने रूलर क्रेडिट दिया है हमारे किसान भाइयों को पैसा, तो उसका 10% और अलाउड करते थे। ऊपर दिखाऊं? रूलर क्रेडिट ऊपर दिखाऊं? अच्छा, तो बैड डेट्स क्या होते हैं वो आपको पता ही है। बैड डेट्स हो गया, पैसा डूब गया, तो इनकम टैक्स कहता है ठीक है जी ले अपनी जिंदगी, ले डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रोविजन के लिए वो कहता था ना, हमें उल्लू मत बनाओ कि प्रोविजन दिखा के। तो नॉर्मल जो प्रोविजन होता था वो अलाउड नहीं होता था, हम सीधे ही देखते गोली मार देते थे, नॉट अलाउड। रूलर बैंक्स के लिए हमने बोला था कि 7.5% आपको अलाउड हो जाएगा, और जो आप लोग क्रेडिट देते हो उसका आपको 10% अलाउड हो जाएगा। अब अमेंडमेंट क्या आई है
एक नया और जुड़ गया है इसमें, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पे जुड़ गई हैं कि अगर वो अपना क्या बनाती हैं, प्रोविजन बनाती हैं डाउटफुल डेट्स, तो 5% उन्हें GTI का प्रोविजन क्लेम कर सकती है। तो अब अमेंडमेंट क्या आई समझ में आया कि सर अगर NBFC क्या करेगी, प्रोविजन बनाएगी डाउटफुल डेट्स के लिए, तो उनकी जो GTI होगी उसका 5% उन्हें डिडक्शन मिल जाएगी एज अ प्रोविजन। थैंक यू वेरी मच। PCP में इतना ही है मेरी साइड से, बाकी आपको कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास है ही।